दिस इज द लास्ट टॉपिक, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ठीक है, लीनियर पीडी, कैनोनिकल फॉर्म इज गिवन फॉर द लीनियर पीडी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट करके चलिए, यहाँ पर हम क्वासी लीनियर पीडी की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द लीनियर पीडी। ओके, सो अच्छा, इसके बाद साथ ही आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक आपको फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा। जो मैंने एक एग्जांपल कराया उसी से रिलेटेड हम सिर्फ क्वेश्चंस अभी और करेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड करेंगे। ठीक है, सो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना। कैनोनिकल एक्चुअली ये आपका जो आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, वो टोटली इसी पे बेस्ड रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसको पहले कर लें, बाकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें सिर्फ क्वेश्चंस में ही आपको डिस्कस करना है, जो भी करना है तो उसको हम वहीं पर करते रहेंगे। अब ये कैनोनिकल फॉर्म है क्या, बेसिकली इसकी नीड क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। सो कैनोनिकल फॉर्म जो बेसिकली आप टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ये कि जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किसी ऐसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें जो इजिली सॉल्वेबल फॉर्म हो। मींस कैनोनिकल फॉर्म में आप करते क्या है, वी कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू ए फॉर्म विच इज इजिली सॉल्वेबल, और सॉल्वेबल वे आपके नोन मेथड्स के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ हम नया मेथड यहाँ पर यूज कर सकें, जो भी आपके पास नोन टेक्निक्स हैं उनके तहत आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ऐसी किसी फॉर्म में आप अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस ये होता है, इसको आप बोलते हैं कैनोनिकल कन्वर्जन, और जो फॉर्म आप राइट डाउन करेंगे उसको बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो हमारा यहाँ पर बेसिक अभी यही टास्क है, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम अभी लैग्रांज मेथड को अगर छोड़ दें, लैग्रांज क्योंकि हमने सिर्फ पार्शियल के लिए किया था, तो अगर हम उसको छोड़ दें तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, जस्ट लाइक आपने जो ऑर्डिनरी में जितने भी टेक्निक्स पढ़ी हैं उनके तहत हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी के केसेस में आपको सोल्यूशन प्रोसीजर नोन है, उन नोन सोल्यूशन प्रोसीजर्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म सिंपली आपका एक कन्वर्जन है फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम वर्ड ऑर्डिनरी यूज नहीं करते हैं, हम नॉर्मली हर बार यही वर्ड यूज करते हैं, वी कन्वर्ट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ए इक्वेशन व्हिच इज इजीली सॉल्वेबल। अब वो आपके पास कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हो सकता है, वहां पर आपका लीनियर फॉर्म आ सकती है, वहां पर आपकी होमोजीनियस फॉर्म आ सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी जो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, a इज द फंक्शन ऑफ x by ux प्लस b इज द फंक्शन ऑफ x by uy प्लस c इज द फंक्शन ऑफ x by u इक्वल्स टू d इज फंक्शन ऑफ x by। ये ऑलरेडी आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी किया था तो आपने लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में वहां पर नोट डाउन की। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी एंड डी आपके केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे, दीज कैन नेवर बी द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये यहाँ पर ध्यान दें, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की ही बात कर रहे हैं। तो ये आपने इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब अगले मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, और वो स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको जस्ट बोला था उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी किया है। नाउ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1 इनटू ए फॉर्म, मेंशन किया है कैनोनिकल, व्हिच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, सो वही वर्ड्स जो अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते वक्त बोल रहा था वही यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। इस प्रोसेस के लिए फॉर दिस वी यूज ए ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पर नोट करने की चीज है कि अब ये ऐसे तो भाई आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नहीं, तो उसके लिए कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। सो वहां पर हमने क्या वर्क किया है, वी यूज ए ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर न्यू वेरिएबल कॉल किया है से जाई, जाई इक्वल्स टू जाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका फंक्शन है ये। ठीक है, ईटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑल्सो। मीन्स हम यहाँ पर जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाई एंड ईटा। आपके जो ओल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे एक्स वाई, उनको आप ट्रांसफॉर्म करके ले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स से जाई एंड ईटा। और ये जो न्यू वेरिएबल्स आप यहाँ पर ले रहे हैं
वो ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर रहे होंगे कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में हो। अब ये वेरिएबल्स डायरेक्ट आप ऐसे ही कुछ चूज नहीं कर लेते, इनके लिए आपको कुछ कंडीशंस देनी होंगी कि आप ये वेरिएबल्स किस तरह से ले रहे हैं। आपकी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ही हेल्प से हम इन वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं कि आपके ये वेरिएबल्स क्या होंगे। सो यहाँ पर हमने अगले फिर मेंशन किया है। अभी कोई कुछ बोलना चाह रहा था बच्चे, बताइए। नहीं, ओके। तो अगले भी ये जो आपने जाई और ईटा लिया है, इन जाई ईटा पर आपने कंडीशंस को स्पेसिफाई किया कि वेयर जाई ईटा आर वंस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एंड द जैकोबियन ऑफ दीज वेरिएबल्स शुड बी नॉन जीरो। जैकोबियन आपकी नॉन जीरो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर जैकोबियन आपकी जीरो हो जाती है देन यू कैन नॉट डिटरमाइन योर वेरिएबल एक्स एंड वाई यूनिकली। मीन्स आप जाई ईटा और एक्स वाई के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप स्टेबल नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी ध्यान रखना होगा कि द जैकोबियन ऑफ योर न्यू वेरिएबल्स शुड बी नॉन जीरो। अगर जैकोबियन आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, जो जाई ईटा आपने कंसीडर किए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जो एक्स वाई का फंक्शन है, अगर उनको आपने इस तरह से चूज कर लिया कि उनका जैकोबियन जीरो हो गया तो आप कभी भी अपनी गिवन प्रॉब्लम को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपकी सबसे पहली कंडीशन होगी, द जैकोबियन शुड बी नॉन जीरो। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको जैकोबियन पहले डिफाइन करना है, एज वेल एज आप जो ux निकाल रहे हैं या uy निकाल रहे हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के ही डिफरेंशिएशंस की बात की है, केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशंस की बात की है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेन रूल का यूज करें या कुछ भी आप यूज करते हैं, अभी तो आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें u आपका सिंपली क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन आप उसको ट्रांसफॉर्म करके लेके जा रहे हैं अनदर वे, आपको जाई ईटा में लेके जाना है। तो आप कोई एक रिलेशन होगा जो आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर देख रहे हैं कि जाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड ईटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये एक दूसरे के अंदर जो रिलेशन होगा एक्स वाई और जाई ईटा के अंदर, वो आप वहां पर चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो आपको आई थिंक हो सकता है कि डी जाई ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी जाई टाइप कुछ मिले। तो वहां पर आपको एटलीस्ट इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जाई एंड ईटा आर वंस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ये भी आपकी एक मैंडेटरी कंडीशन है। जाई ईटा अगर आपके कुछ ऐसे आ गए जो वन टाइम डेरिवेटिव पजेस्ट नहीं करते हैं देन यू कैन नॉट प्रोसीड विद दीज जाई ईटा। तो आपको सिर्फ इसी इन दोनों कंडीशंस के साथ ही जाई ईटा कंसिडर करना है कि एक तो वो आपको एटलीस्ट वन टाइम डिफरेंशिएबल हो, उनकी जैकोबियन नॉन जीरो। ये हम क्वेश्चंस में जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जैकोबियन का रोल क्या है। ठीक है, अभी उसको सिर्फ आप यहाँ पर इतना समझिए कि जैकोबियन आपको नॉन जीरो चाहिए। सो दैट फ्रॉम 2 मैंने ux ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई u जाई जाई एक्स प्लस यू ईटा इंटू ईटा एक्स कैसे लिखा गया। ये चेन रूल आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, उसी को हम अगेन यहाँ पर फिर यूज कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने बोला u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फ्रॉम द रिलेशन नंबर 2 you can write x is the function of जाई ईटा ऑल्सो। ठीक है, अभी हमने वहां पर जाई ईटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोला है, बट आपका एक्स वाई भी जाई ईटा का फंक्शन होगा, तो उसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो आपके पास ये रिलेशन दिया है। अब आप यहाँ पर जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये u इज द फंक्शन ऑफ जाई ईटा बनेगा, बट दिस इज द फंक्शन थ्रू दिस x। तो आप जब ux निकालेंगे तो ux का मतलब हो गया u जाई इंटू जाई एक्स प्लस यू ईटा इंटू ईटा एक्स। अभी आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वर्जन आपका रिवर्स है। ठीक है, अभी आपको u दिया था, अब आप उसको भूल जाइए। अब आप इसको ये देखिए कि अब आपके पास u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ जाई ईटा। बेसिकली हमको ये लेके आना है, ठीक है, अभी है नहीं, लेकिन आप अभी इसको ये सपोज करिए कि ये आपको फंक्शन दिया है जाई ईटा। और अब रिलेशन नंबर 2 से आइए, 2 में आपको दिया है जाई इक्वल टू जाई एक्स कॉमा वाई फंक्शन। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। मैंने अभी जस्ट बोला था क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है वो आपके पास यही आती है कि ux को हम इस तरह से कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि u तो ऑलरेडी आपको एक्स वाई का फंक्शन दिया है।
तो ये जो आपका टर्म्स का कन्वर्जन है, ठीक है, बाय द चेन रूल, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और ये आप अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। सो सेम वे आपको यू बाई मिल जाता है, आपने जो रिलेशन आया उसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमें करना क्या है, जस्ट अभी मैंने बोला हमारा टास्क है कि हम जो एक्स वाई है उनको न्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में चेंज कर दें, तो हमारी इक्वेशन न्यू वेरिएबल्स के टर्म्स में मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर यही किया है कि जो हमारे पास यू एक्स यू वाई है, तो सेम इस यू एक्स यू वाई को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर दिया। अभी हम एक्स वाई को नहीं चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई भी हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा, बट अभी हम सिर्फ यू एक्स और यू वाई को पुट कर रहे हैं। हमने यू एक्स यू वाई को पुट कर दिया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसमें से मैंने यूजाई के टर्म्स एक साथ कर लिए, जहां जहां पर भी यूजाई आ रहा था उसके सारे टर्म्स एक साथ रीअरेंज कर लिए, यू ईटा के टर्म्स एक साथ रीअरेंज कर लिए, ठीक है, ये यू ईटा मिल गया। ठीक, बाकी जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, ये जो क्वांटिटी है इसको कुछ कैपिटल ए नाम दे दिया, and this one is say some capital V. So our equation is now converted in the form A u i plus B u eta plus C u. C को भी कैपिटल कह दो, अगर आप स्मॉल भी रखना चाहते हो देन नो प्रॉब्लम, वो आपको सेम मिल जाएगा जो C आपको गिवन था, इक्वल टू D। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। ऑलरेडी ए बी आपके पास क्या थे वो आपने स्पेसिफाई कर दिए। ठीक, ए बी को आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए, अब यहां पर ही आपका सबसे मेन रोल स्टार्ट होता है इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 के साथ। अभी आपके पास जो इक्वेशन 4 आई, मैंने अभी जस्ट बोला था कि हम यहाँ पर कुछ एक ऐसी फॉर्म कन्वर्ट करना चाहते हैं जो इजीली इंटीग्रेबल हो। ठीक, उसी फॉर्म को हम नाम देते हैं कैनोनिकल फॉर्म। बट अभी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप नोटिस करें, देन यू एक्स एंड यू वाई की तरह सेम यू जाई एंड यू ईटा आर प्रेजेंटेड। सेम वे in in equation 1 ux and uy are present, in equation 4 also uj and ueta are present। तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिला है अभी तक तो। सो इस एडवांटेज को बनाने के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि नहीं, हमारे को भाई इस तरह से तो ये वेरिएबल्स कन्वर्ट नहीं कराने, हमें इस तरह से कन्वर्ट करने हैं कि ये किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आनी चाहिए, जो डेरिवेटिव है वो किसी एक टर्म का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई कंडीशन नहीं है जो मैं कर रहा हूं कि आपको वही करना है। ठीक, आप यहाँ पर अपनी चॉइस भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर चूज किया है कि इफ वी कैन चूज ईटा इक्वल टू ईटा एक्स बाई सच दैट, मीन्स हम ये जो कॉफिशियंट है, ईटा का जो कॉफिशियंट है, इसको हम यहाँ पर बी को बेसिकली चाहते हैं जीरो बनाना। अगर हम बी को जीरो बना दें, आप नोटिस कीजिए इन इक्वेशन नंबर 4, अगर हम इस बी को जीरो बना दें तो हमारे पास इक्वेशन कितनी बच जाएगी, ए यू जाई प्लस सी यू इक्वल टू डी। केवल और केवल सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव रह गया है, केवल एक डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जाई, और उसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ईटा का डेरिवेटिव आपका खत्म हो जाएगा, तो आप वन टाइम जैसे ही जाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे आपकी इक्वेशन सॉल्वेबल होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट मैंने आपको बोला कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ इस बी को ही जीरो बनाए, आप ए को जीरो बनाइए, ए को जीरो बनाएंगे तब भी आपको कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी। ठीक है, वो आपके जो वेरिएबल्स है, हो सकता है कि वो वेरिएबल्स आपके कुछ अलग आए, जो जाई और ईटा की आप बात कर रहे हैं वो जाई ईटा मेरे जाई ईटा से डिफर हो सकता है। सो मैंने क्या किया भाई, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पर मान रहा हूं कि भाई नहीं, मेरे पास ईटा इस तरह से होना चाहिए कि ये क्वांटिटी जो बी है वो जीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर वही मेंशन किया, इफ वी कैन चूज ईटा इक्वल टू ईटा एक्स बाई सच दैट ए ईटा एक्स प्लस बी ईटा वाई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स वाई एंड डी। ठीक है, देन अब ये तो आपका हो गया जीरो, बी की वैल्यू जीरो हो गई, इक्वेशन आपकी इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गई। बट अब ये ईटा पे भी भाई कुछ कंडीशंस तो आपको लेनी पड़ेंगी, ये जो आप टर्म लिख रहे हैं, क्योंकि आपने अभी जाई और ईटा सिर्फ कॉल कर लिया, ये मिलेंगे कैसे वो भी आपको स्पेसिफाई करने हैं। आपको जाई ईटा मिलेंगे कैसे उनको भी आपको स्पेसिफाई करना है। सो उसी के रिगार्डिंग हम अगले यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। प्रोवाइडेड दिस ईटा वाई इज नॉन जीरो, अगेन सेम वे, जैसे यहाँ पर मैंने ईटा वाई नॉन जीरो लिया है, आप ईटा एक्स को नॉन जीरो ले सकते हो।
ठीक है, तो ये आपको फिर उसी के मैनिपुलेशन में ये कंडीशन चेंज करानी होगी। ठीक, ये जो कंडीशन अगले हम अभी इससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बेसिकली मैंने इसमें आई थिंक ये ए ईटा एक्स इक्वल टू वी ईटा वाई लिखा है, और ईटा वाई को मैं डिनोमिनेटर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर किसी भी टर्म का जीरो होगा तो वहां पर हम कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें मान लिया कि ईटा वाई नॉन जीरो है, आप इसमें ईटा एक्स को भी नॉन जीरो ले सकते हो। सो आवर ईटा एक्स अपॉन ईटा वाई शुड बी माइनस बी ओवर ए। और अब आप यहाँ पर इसको नोटिस करिए कि जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर भी आपका और बी ए आ रहा है, यानी जो ईटा आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया है वो आपको एक रिलेशन मिल गया कि जो ईटा आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस और ईटा। तो यहाँ पर ये कैसे मिलेगी उसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने। नाउ पुटिंग दिस ईटा इक्वल्स टू ईटा एक्स वाई इज कांस्टेंट, ठीक है। So our d eta is can be written as this one and d eta is 0 क्योंकि आपने इसको k लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया है। So dy over dx is simply, फाइनल मेरा कंक्लूजन ये है, dy over dx should be b upon a which is the characteristic। आपको मैं यहाँ पर साइड में लिखने की कोशिश करूंगा। आप जो करेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते थे dx अपॉन a इक्वल टू डी वाई अपॉन वी, आप इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए। सो ये जो रिलेशन है वो यहां पर हम स्टेबल करके लेके आ गए हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। सो आपके पास ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक कर्व। सो करेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली आपने जो एक्स वाई प्लेन के अंदर आप कर्व ड्रॉ करते हैं, दिस इज दैट कर्व। आपको यहाँ पर बेसिकली कुछ कुछ एजम्पशंस अपनी तरफ से चूज करनी है जिससे कि हम उसको उस फॉर्मेट में लेके जा सके जिससे वो आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जो मैंने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपको बोला कि भाई मुझे अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो मेरे पास ए जाई प्लस सी यू इक्वल टू डी बन जाएगा, जिसको मैं बड़े इजीली जाई के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ईटा का कोई इंटीग्रेशन टर्म है ही नहीं, मींस डिफरेंशिएशन टर्म है ही नहीं, जिसको मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, केवल एक ही वेरिएबल इंटीग्रेट करना है। और वही मेरा यहाँ पर मोटिव था कि इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। सो ये जो चॉइस है ये इसी चीज को फोकस करके यहाँ पर आपको कंसिडरेशन लेना है कि आपके पास ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो। सो आपने यहाँ से बेसिकली डिफाइन कर लिया कि आपकी जो dy ओवर dx है वो b अपॉन ए करेक्टरिस्टिक आपको मिल रही होती। सो आपने यहाँ पर अगले फिर मेंशन किया है, so that the equation eta equals to k defines the solution of 9 which is a characteristic curve of 1। तो अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक कर्व मिल चुका है, ठीक है, आपको ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक कर्व मिल चुका है। सो हमने यहाँ पर मेंशन किया 10 वन सेट ऑफ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आर करेक्टरिस्टिक कर्व। तो ईटा जो आपको मिलना था, जो ईटा आप डिफाइन करते हैं, अभी आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ईटा डिफाइन किया है, ये देखिए, ठीक है, ये जो ईटा है ये अब आप डायरेक्ट इस इक्वेशन की हेल्प से dy ओवर dx निकाल के इसको पुट कर देंगे। अभी हमारे पास ये जाई नहीं है, ये जाई को हमें चूज करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं यहां पर अब अगले मेंशन कर रहा हूं, द सेकेंड सेट जाई इक्वल्स टू कांस्टेंट कैन बी चूजन टू बी एनी वन पैरामीटर फैमिली, to be any one parameter family of a smooth curve which are nowhere tangent to eta। ये क्यों लिखा है which is nowhere tangent to eta? अगर ये टेंजेंट हुई then the Jacobian is 0, तब आपको जैकोबियन 0 मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि which are nowhere tangent to eta। ये आपको कहीं क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम अपनी कंडीशन से ही काम चला लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आपको ये डेरिवेशन डिफाइन करते हैं तब यहाँ पर मार्क करना ये नेसेसरी है। भाई अगर टेंजेंट हो गया तो स्लोप्स आपके कितने हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा।
सो जो आपने जैकोबियन ली थी वो जैकोबियन आपकी उस बार फिर 0 हो जाएगी। जब अगर आपके स्लोप्स एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो वहां पर जैकोबियन आपकी 0 हो जाएगी। अगले यहाँ पर फिर ये जो कंडीशन दे दी गई है, इन द सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए इज नॉन जीरो, उसको भी बता दिया कि अगर भाई नॉन जीरो नहीं होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम यहाँ पर रेज होगी। ठीक है, बी जीरो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो वो सारा मैं आपको फटाफट डिक्टेट कर देता हूँ। नेक्स्ट वी assert that a is non-zero in the neighborhood of some point in D in which eta x y is defined and Jacobian is non-zero. अब अगर ये non-zero नहीं होगा ये, तब क्या होगा? If a is zero at some point of D, then B is zero. B तो sorry already आपका zero है, not then B. B is already zero at that point. ठीक है. Consequently, equation number 5 would be form a system of linear homogeneous equations. Equation number 5 कौन सी है भाई? This one, a eta x plus b eta y equals to 0. A is 0, so a xi x plus b eta xi, sorry, b xi y equals to 0. So b xi y equals to 0, होमोजेनियस सिस्टम बन गया। यहां से आप सॉल्व कर लो, यहां से इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब सॉल्व करोगे ये सेम प्रॉब्लम मैंने आपको जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे वहां पर भी कराइए। आपको यहाँ पर क्या चाहिए? जाई एक्स और जाई वाई, उनके लिए आप इसको सॉल्व कर लो, तब आपके पास क्या होगा? अच्छा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कल के लिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में जो मार्क किया है ना, इसको क्वेश्चन से जोड़ के नहीं देखना है। ये जो पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर लिखा उसके साथ इसको प्रोसीड करना है। इक्वेशन 5 वुड फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस इन ए एंड बी। फिर अगले जो इंटरप्रिटेशन दी गई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ही, लेकिन कल ये जरूर करिएगा, बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी हम चैप्टर जो थ्योरम नंबर 2.5 आई थिंक 1 है, जिसमें हमने एफ पाई कॉमा साई इक्वल्स टू 0 वहां से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी, जिसमें मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेम उसी का यहाँ पर यूज है। बाकी जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उनको मैं डिक्टेट अगेन कर दे रहा हूँ। वेयर द जैकोबियन J is the determinant of its coefficient matrix. Since J is non-zero, so both A and B must be 0 at that point, which contradicts the original assumptions that A and B does not vanish simultaneously. अच्छा, A and B does not vanish simultaneously से क्या फर्क पड़ता है? अगर ये वैनिश कर जाएंगे तब क्या होगा? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, क्यों भाई, कोई बताएगा जरा? अगर ए और बी अगर 0 हो जाते हैं एक साथ तो क्या फर्क पड़ेगा? ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे भाई, अगर ए और बी दोनों 0 हो गए तो आपके डेरिवेटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट 0, डेरिवेटिव टर्म्स खत्म। सिंपली सी एक्स वाई यू इक्वल्स टू डी, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही आपका डिक्रीज हो जाएगा। आप अभी तो देखिए यहाँ पर तो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी ही नहीं, पहले क्वेश्चन ही, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर पर ही है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, मे बी nth ऑर्डर, तो वहां पर आप यही मार्क करते हैं हमेशा। आई थिंक अगर आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी इन सेकंड सेमेस्टर और इससे पहले आपने कभी जहां कहीं भी अगर पढ़ी हो, तो आई थिंक आपने इस तरह से नोटिस किया होगा। मे बी इक्वेशन अगर मैंने सपोज ये लिखी है डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स, मैं ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूँ अभी केवल, प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू 0, सॉरी ए एन वाई इक्वल्स टू 0, और वहां पर आप हमेशा ये जरूर लिखा हुआ देखते हैं रीजन। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये
आपने जीरो दे दिया, अगर इस पे आपने कोई कंडीशन नहीं डाली, ठीक है, नॉन जीरो के लिए अगर कोई कंडीशन नहीं डाली, तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही आपका डिक्रीज हो जाएगा, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही मीनिंगफुल नहीं रहेगी। आप nth ऑर्डर बोल रहे हैं, बट जैसे ये जीरो होगा आपका n माइनस वन ऑर्डर इक्वेशन रह जाएगी, तो फिर आप प्रोसीड कैसे करेंगे? तो ऑर्डर रिडक्शन आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है, अनलेस जब तक आपको प्रॉब्लम गिवन ना हो कि ऑर्डर रिडक्शन की है। और ऑर्डर रिडक्शन प्रोसीजर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑर्डर रिडक्शन आपको बेसिकली गिवन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, और वो कभी आपको कहीं पर भी दिया ही नहीं होता है कि आप इसका ऑर्डर एक कम पर सॉल्व कर सकते हो। अगर nth ऑर्डर दिया है तो nth ही आपको सॉल्व करना। आपने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिखी होगी तो उसके टू सॉल्यूशंस आपने ऑब्टेन किए होंगे, से सम c1 e raised to the power lambda 1x plus c2 e raised to the power lambda 2x। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने c1 e raised to the power lambda x केवल लिख दिया, ठीक है। रिपीटेड रूट्स रहे होंगे, c1x plus c2 आपने लिखा होगा, वो सब अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि केवल एक ही सोल्यूशन आपके पास आया हो और उसी पे आपने उसको जनरलाइज किया हो। तो बेसिकली यहाँ पर ए और बी नॉन जीरो होना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही मीनिंगफुल नहीं रहेगी। बाकी तो मैंने सारा इंटरप्रेट कर ही दिया, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये अगर होमोजीनियस सिस्टम बनाता है तो इस होमोजीनियस सिस्टम से आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ए शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ये कल इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा आप लोग फोकस करके इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि भाई हमने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, उसमें हमारे पास ए बी वेरिएबल्स की तरह हमने यूज कर लिए, जाई एक्स ईटा वाई, ईटा एक्स एंड जाई वाई आ गया, उससे हम जैकोबियन कैसे कनेक्ट कर गए, ठीक है। और दोनों को हम फिर वहां पे बोलते हैं कि बोथ ए एंड बी मस्ट बी जीरो। अब ये मस्ट बी जीरो क्यों बोला है? जैकोबियन अगर आपने नॉन जीरो ली तो ए एंड बी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो क्यों होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का पार्ट है। तो एक बार इस पे जरूर आप फोकस कीजिए। बाकी मैंने कंडीशंस यहाँ पर लिखी दी हैं आपने, फिर सो फाइनली वी इज जीरो, ए इज नॉन जीरो। जस्ट मैं पहले ही बोलता आया हूँ, कोई जरूरत नहीं है आप ए को जीरो लेके चलिए, बी को नॉन जीरो क्लेम कर लीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी जाई के टर्म्स में ना आकर ईटा के टर्म्स में आ जाएगी। सो ये जो फाइनल आपको फॉर्म मिल रही है, यू जाई प्लस अल्फा यू इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज समथिंग डी अपॉन कैपिटल ए, ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ जाई एंड यू और मे बी द कांस्टेंट, ठीक। अब ये डायरेक्टली जाई और यू का फंक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। आपने जो जाई और ईटा अभी जो यहाँ पर नोट डाउन किए थे, क्या लिखे हैं? ये ईटा आपको इस इक्वेशन से मिल रहा था, ठीक है। ईटा यहाँ से मिलेगा विच इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक रिलेशन होगा एक्स वाई का जो आप ईटा नाम दे रहे हैं। इसी तरीके से एक जाई आपने डिफाइन किया है, ठीक है, अगेन अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसको आपने जाई दिया है, और वो जो रिलेशन आप उसके तहत जो डी आपका एक्स वाई में गिवन था उसकी वैल्यू आप पुट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जाई एंड ईटा, तभी आपको जाई और ईटा के टर्म्स में, यानी जाई यू का फंक्शन, सॉरी इट्स नॉट यू, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं वही देख रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर अलाउ ही नहीं था, सॉरी, इट्स नॉट यू, इट्स ईटा, this one is the eta, these are the functions of xi and eta, independent variables। हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। तो ये जो डेरिवेशन है एक बार आप इसको देखिए, अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है देन हम इस पे अगेन दोबारा फिर आपको शॉर्ट में, अब मैं पूरा सेपरेट लिख के नोट डाउन, मतलब आपको ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि अब ये थ्योरी नहीं लिखूंगा, सिर्फ इक्वेशन देन प्रोसीजर आपको विद इन 5 मिनट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन। एक क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई जो हमने थ्योरी में अभी बोला था उसको कैसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। दिस इज योर बुक्स एग्जाम्पल, टू 2.6.1, ठीक है, यू एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू यू, इसको मैं एक को केवल सॉल्व करा रहा हूं अभी, ठीक। बाकी दूसरा वाला भी यहाँ पर लिखा है, उसको भी आप इजीली कर सकते हो, और इससे हम जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड कर पाते हैं वो हमें देखना है। हम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन
पूरी du अपॉन समथिंग जो भी राइट साइड होता था उसको भी लेते थे, लेकिन करेक्टरिस्टिक कर्व आप सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन a dy अपॉन b से ऑब्टेन करते हैं। तो उसी को हम अब केवल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास करेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर u जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है वो अकर्स नहीं होगा। आप यहाँ पर सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ ux, कॉफिशिएंट ऑफ uy जो a एंड v है उनकी आपको नीड है, उसको आप यूज करेंगे और उससे आप एक कर्व यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको dx अपॉन 1 dy अपॉन -1 मिल गया, जिससे आपने x प्लस वाई इक्वल टू c1 कह दिया। अभी अगर आपको प्रीवियसली देखें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सॉरी नॉट द क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किया वहां पर हमने इसको ईटा नाम दिया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने इसको ईटा नहीं कहा है। क्वेश्चन के अंदर आप इसको नोटिस कर रहे हैं, हमने इसको नाम दे दिया से जाई। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसको ईटा कहते हैं किसको जाई कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगी और आंसर्स आपके जो फाइनल कंक्लूजन वो अनचेंज्ड होंगे। मे बी जाई ईटा कैनोनिकल फॉर्म में कुछ डिफरेंसेस रहे, लेकिन जब आप जनरल सोल्यूशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वो आपको सेम मिलेगा। तो अगर हमने जाई इसको मान लिया है तो अब हमें चूज करना होगा ईटा। आपकी ये जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर टू वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करते, बिकॉज आपको टू करेक्टरिस्टिक कर्व्स नहीं मिलते हैं। सिंगल करेक्टरिस्टिक कर्व आपके पास आता है dy अपॉन dx से, तो आपको सेकंड कर्व यहाँ पर सेल्फ चूज करना पड़ता है। इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 4 में जब जाएंगे तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार हमारे पास टू कर्व्स मिल रहे होंगे जिनको हम सेल्फ जाई ईटा कह देंगे, ठीक है। कई बार हमारी कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जिनमें हमें टू नहीं मिलते, सिंगल कर्व मिल रहा होगा, तो वहां पर भी हम सेकंड कर्व जैसे अभी यहाँ पर चूज कर रहे हैं इसी तरीके से वहां पर भी हम चूज करें। चॉइस का प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर अभी अच्छे से सिखा रहा हूँ, उसको आप फोकस करते चलिए। और ये कोई यूनिक वे नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा वो सिंगल कर्व है, आप इसके अलावा भी कोई अदर देन दिस ईटा इक्वल्स टू एक्स, इसके सिवाय भी आप कोई दूसरा कर्व भी चूज कर सकते हो। कंडीशन आपकी होगी वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ। सो मैंने क्या किया, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। दूसरा कर्व मैं चूज करता हूं से ईटा इक्वल्स टू एक्स। आप हमेशा लीनियर कर्व से स्टार्ट करें। कंडीशन आपकी ये, सिर्फ आप कम से कम कंप्यूटेशंस आपकी कोई एम्बिग्यूटी ना हो उसके लिए आप लीनियर कर्व से स्टार्ट करें और हायर डिग्री टर्म्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो आपकी पावर्स हैं, जो कर्व्स हैं वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, इस तरह से आप अगले बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपकी हमेशा लीनियर कर्व से रहे तो लीनियर कर्व्स आपको ज्यादा इजीली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उसका भी बड़ा एडवांटेज ये है कि डेरिवेटिव हमेशा लीनियर कर्व्स के आपको कांस्टेंट मिलते हैं। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसमें आपको कहीं पर भी पॉइंट मेंशन करने की नीड नहीं आएगी कि डोमेन से भाई कहीं पर ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बड़ा एडवांटेज ये भी मिल जाता है। तो इसलिए हम हमेशा लीनियर कर्व से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारे पास ये जाई हो गया, ये हमने ईटा मान लिया। सपोज अगर अभी मैं पहले मान के चलता हूँ कि ईटा को मैंने एक्स लिया है, तो अब मेरे पास क्या मैं इनको लेके अगले प्रोसीड कर सकता हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या मैं इन दो जाई और ईटा के साथ प्रोसीड कर सकता हूँ? सो उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं थ्रू दिस जैकोबियन। जैकोबियन आपकी जाई एक्स, जाई वाई, ईटा एक्स, ईटा वाई आई। मैं यहाँ पर चेक करूंगा इज दैट our Jacobian is non-zero. If our Jacobian is non-zero, then we can proceed with this J and eta. Otherwise, again, you can choose this eta something, maybe y, maybe x square, maybe linear combination x, y. तो आपकी वो चॉइस हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोसीड किया, जाई एक्स निकाला, मेरे पास जाई अवेलेबल था, मैंने जाई वाई निकाला, ईटा एक्स लिखा, ईटा वाई लिखा, इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, विच इज नॉन जीरो, मीन्स वी कैन प्रोसीड विद दिस ईटा। अब दूसरा सपोज अगर मैं ईटा को एक्स ना लेकर कोई कैंडिडेट हो सकता है वाई ले ले, ये भी हो सकता है, लेकिन कोशिश आप हमेशा यही करिए कि आप लीनियर कर्व से स्टार्ट करें। सपोज किसी कैंडिडेट ने कहा नहीं मुझे एक्स से नहीं चाहिए, मुझे वाई से स्टार्ट करना है। अगर आपने ईटा वाई लिया देन व्हाट इज द जैकोबियन? इस केस के लिए मैं जैकोबियन यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। दिस इज द 1 1, ईटा एक्स इज 0, ईटा वाई इज 1,
then your Jacobian is again non-zero, so you can start with this eta also. अब आपकी चॉइस है आप कौन से ईटा के साथ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई यूनिक नहीं है कि ईटा को आपको x लेना है या ईटा को आपको केवल y लेना है। इसी तरीके के अभी भी आपके पास बहुत सारे ऐसे कर्व्स आएंगे जिसके लिए जैकोबियन नॉन जीरो होगी, तो उनमें से कोई एक कर्व आपको लेके चलना है, वो आपकी चॉइस होगी। हिट एंड ट्रायल वे में मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इन्हीं दो के थ्रू स्टार्ट करके चलिए, हो सकता है कि यहाँ पर ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और आपको किसी अनदर फॉर्म की जरूरत ना पड़े। ओके, सो मैं सपोज कर लेता हूँ ईटा मैंने अच्छा इस क्वेश्चन के लिए क्या लेके चला है, दिस एक्स, मैं इस ईटा को एक्स लेके चलता हूँ और उस पर ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहला काम कैनोनिकल में आपको अपना ux कन्वर्ट करना होगा न्यू वेरिएबल के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ uj एंड u ईटा। सो यहाँ पर मैंने इन टर्म्स ऑफ uj एंड u ईटा इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक, सेम वे आपने uy को कन्वर्ट कर लिया। ये जो कन्वर्जन है इसको अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देंगे, जो भी गिवन पीडी है उस पीडी के अंदर सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देंगे। तो ux आपके पास आ गया uj प्लस u ईटा एंड uy आ गया uj। मैंने दोनों को पुट किया, मेरे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आ गई u ईटा इक्वल्स टू u। अब यहाँ पर ये आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल फॉर्म में हमने ऑलरेडी आपको बोला कि डेरिवेटिव आपके पास, हमारा मेन टारगेट क्या है कि वी वांट टू कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये आपके पास केवल और केवल ईटा का डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है और कोई भी टर्म जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। सो आप इसको कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ से आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अब u क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऑफ जाई एंड ईटा है, सो ये ध्यान रहे कि हम यहाँ पर ये गलती कभी ना करें कि हम du अपॉन डी ईटा लिख दें। ये ऑर्डिनरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है, सिंगल वेरिएबल आपके पास जो डेरिवेटिव है वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल के साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी भी अभी भी फंक्शन तो आपका जो u आपका है वो जाई और ईटा दोनों ही वेरिएबल्स का है। तो इसीलिए हम कोशिश हमेशा यही करेंगे कि डेल u ओवर डेल ईटा लिखें, ना कि du अपॉन डी ईटा। इंटीग्रेशन प्रोसेस आपका सेम होगा जो ऑर्डिनरी के लिए आप करते हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कोशिश की है इसको नोट डाउन करने की कि आप ये गलती ना करें कि इधर du लिख दिया, राइट में आपने डी ईटा भेज दिया। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये मल्टीप्लीकेशन किया है, यही मल्टीप्लीकेशन राइट साइड पे भी किया है। ठीक है, u को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, देन दिस कम्स log u इक्वल्स टू ईटा प्लस सम फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये हम लोगों ने कैलकुलस के अंदर भी कुछ इंटीग्रेशन किए थे जिसमें ये सीखा था कि जब हमारे पास फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होता है, देन वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, sorry, rather than the constant of integration we introduce function of integration which is the function of other variables। so ईटा इंटीग्रेट कर रहे थे तो ईटा को छोड़ के जितने भी आपके इंडिपेंडेंट हैं उनका आप फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। ये लॉग में लेना है, सिंपल लेना है, ये सिंपल हम जैसे अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में करते आए हैं वही प्रोसीजर है यहाँ पर। सो लॉग ऑफ एफ चाई ले लिया, इसको मैंने यू के साथ शिफ्ट कर दिया है, तो मेरे पास ये यू एफ अपॉन एफ जाई एच ई रेज टू द पावर ईटा और यू जाई ईटा एच एफ जाई ई रेज टू द पावर ईटा। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ जाई एंड ईटा। बट आपकी जो प्रॉब्लम गिवन थी वो प्रॉब्लम आपको गिवन थी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो यू रिवर्ट दीज वेरिएबल, जाई आपके पास था एक्स प्लस वाई, ईटा आपने चूज किया था एक्स। अब जहां जहां पर ये वेरिएबल्स आपको जाई दिख रहा है वो आप पुट कर दो, या जो ईटा दिख रहा है वहां पर ये पुट कर दो। इसमें वाई आपको पुट करना होगा, तो ये ऑलरेडी इस तरह से आप इसको पुट कर सकते हैं, ऑलरेडी जाई ईटा दिया है। अगर आपको इस तरह से नहीं दिया हो, सपोज हो सकता है मान लो ऐसे कुछ अगर आपको दिया हो, तो सपोज ये मैं आपको एक अलग एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कहीं पर आपको मे बी कन्वर्जन के टाइम पर फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, और आपको जनरल सोल्यूशन जो आपका जाई ईटा है उससे अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स रिटर्न करने के लिए। कई बार ऐसा भी हो सकता था कि जाई प्लस ईटा आपको मिल गया, वाई आपको जाई माइनस ईटा मिल गया। तो कुछ भी आपकी इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो
तो यहाँ से आपको जाई निकालना था, तो आप जाई को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसी तरीके से आप ईटा को लिख लेंगे, मुझे नहीं पता ये मैंने सही लिखा है या गलत, कुछ समथिंग इसी तरह से आपका आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास सॉल्वेबल होते हैं। और ये सॉल्वेबल क्यों होते हैं? बिकॉज द जैकोबियन इज नॉन जीरो। जैकोबियन नॉन जीरो है, सो जो जाई ईटा है ये सॉल्वेबल नहीं है सिंपली। जाई ईटा बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में इसको बताऊं, आप लोग अपनी अटेंडेंस पुट कर दीजिए तब तक। जाई बेसिकली क्या हो रहा है, एक फंक्शन है जो आपका 2 डायमेंशनल स्पेस से जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास कनेक्ट करके आपको, अब यहाँ पर मैं स्पेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर की तरह ये यूज हो रहा है। तो ये आपके किसी भी डोमेन के अंदर जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें मैप करा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल ही जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर x बाई R2 लिखा है, यहाँ पर भी ये R2 का ही कोई सबसेट आएगा, बिकॉज तभी आप एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जो जैकोबियन आपने दे दी थी, जाई एक्स ईटा वाई माइनस ईटा एक्स जाई वाई इज नॉन जीरो, इससे आपने सिर्फ ये क्लेम कर दिया योर ट्रांसफॉर्मेशन जाई एंड ईटा आर बेसिकली इन्वर्टेबल। और जब ये इन्वर्टेबल है तो भाई आप यहाँ से जाई इनवर्स भी निकाल सकते हो। और ये जो बेसिकली आप लिख रहे हैं ना, जाई इक्वल टू दिस पर, या आपने x इक्वल टू फंक्शन ऑफ जाई ईटा लिखा, अगर ये आपके पास वन वे था तो ये आपके पास बेसिकली जाई इनवर्स है।